नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 का ऐलान किया है। इस नई पॉलिसी का मकसद है सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वालों को प्रोत्साहित करना और साथ ही देश विरोधी कंटेंट और अश्लील कंटेंट की रोकथाम भी करना। अगर आप सरकार की नीतियों को प्रमोट करते हुए पोस्ट करते हैं या फिर रील बनाते हैं सरकार के पक्ष में, तो आपको सरकार की तरफ से पैसों का भी भुगतान होगा और आपके फॉलोअर्स के मुताबिक इसकी अलग अलग कैटेगरी है। इसमें कमाई 2 लाख से 5 लाख तक की हो सकती है प्रति महीने। वहीं सरकार इस नीति को प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने की दिशा में उठाया गया एक कदम बता रही है, लेकिन इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बस इतना ही है ये मामला। इस पॉलिसी के सामने आने के बाद विपक्ष, कुछ विश्लेषक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी ये सवाल पूछ रहे हैं और सरकार के प्रचार प्रसार करने पर पैसे देने की इस नीति को रिश्वत भी करार दे रहे हैं। साथ ही ये भी है कि इस नीति के बहाने सरकार अपने आलोचकों को धमकाकर क्या उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। इसके ऊपर अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए इस नीति पर एक ट्वीट किया है और कहा कि क्यों छिड़ी पॉलिसी पर बहस, हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। तो यही है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी का सच। ये तरफदारी के लिए दी जाने वाली घूस है। इसी पर प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं और प्रियंका गांधी ने भी एक गाने को पोस्ट किया और कहा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ये भी कहा कि तुम दिन को कहो रात तो रात वरना हवालात। नीति सच को दबाने का एक और तरीका है। क्या भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने से ज़्यादा कुछ ही नहीं सोच सकती? सरकार ने वैसे दावा कुछ और किया है। सरकार का ये दावा है कि इस नीति के जारी होने से प्रदेश के निवासी जो देश और विदेश में रह रहे हैं, उन्हें बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की संभावना बनेगी। सरकार के मुताबिक इस योजना का लाभ सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर मिलेगा। इसे सोशल मीडिया के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें अधिकतम भुगतान 5 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया है। वहीं यूट्यूब पर श्रेणीवार अधिकतम भुगतान की सीमा 8 लाख रुपए प्रति माह तक निर्धारित की गई है। राष्ट्र विरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर सजा का प्रावधान है और सबसे ज़्यादा सवाल इसी बात पर उठ रहे हैं कि कौन सा कंटेंट राष्ट्र विरोधी की श्रेणी में आएगा। इसकी परिभाषा सरकार ने साफ नहीं की है। ऐसे में कई लोग ये सवाल उठाते हैं, कई विशेषज्ञ भी ये सवाल उठाते हैं कि सरकार अपनी सहूलियत और राजनीति के हिसाब से राष्ट्र विरोध की परिभाषा तय कर सकती है और इसका इस्तेमाल विरोधियों या फिर सोशल मीडिया पर अपनी आलोचना करने वालों का दमन करने के लिए किया जा सकता है। तो आज हम लोग में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि इस नई नीति, इस नई पॉलिसी से किसको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान है। कई सवाल हैं। सवाल है कि क्या फ़ायदे गिना रही यूपी सरकार और क्या हैं आलोचनाएं इसकी। क्या ये सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का नया तरीका है या लोगों के लिए रोजगार के नए मौके हैं। एंटी नेशनल पोस्ट पर कार्रवाई के बहाने क्या आलोचनाओं पर रोक लगाई जा रही है और अभी इस पॉलिसी की क्या ज़रूरत है। तो ये तमाम बातें हम इस शो के दौरान इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको मिलवा दें पहले हमारे साथ जो यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं। खुशबू जैन है हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ में शिवम त्यागी हैं जो बीजेपी प्रवक्ता हैं। हरीश चंद्र बर्णवाल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और स्टूडियो में हमारे साथ हैं। दीपक रंजन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सपा प्रवक्ता। और संजय शर्मा एडिटर 4 PM, वो भी जूम के माध्यम से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं कांग्रेस प्रवक्ता। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों से बहुत ही जो कहा जाता है कि एक फौरी प्रतिक्रिया, एक क्विक रिस्पॉन्स लेना चाहूँगी। हरीश चंद्र जी, आपसे शुरू करूं कि अब ये पॉलिसी के बारे में आपने सुना तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? अच्छा लगा आपको या आपको भी कोई शक है इस पर? नगमा जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये पॉलिसी जैसे ही सामने आई तो इस पर बहस छिड़ गई। अब ये बहस छिड़ी क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये है। ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार किसी सरकार ने किया है। पहले भी सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, वो मीडिया को पैसे देती रही हैं अपनी नीतियों के प्रमोशन के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि ये अखबारों में, टीवी में जो एड्स आते हैं जी,
वो ये पहले नया भी। मीडिया है। उसके अलावे अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में पिछले साल ही अगर आप देखिए तो राजस्थान सरकार ने दिया, लेकिन बहस सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार योगी सरकार ने दिया है। और योगी सरकार अगर इस पॉलिसी को ला रही है तो इसका मतलब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये पॉलिसी कहीं ना कहीं एक मॉडल का रूप लेगी। जो योगी सरकार के गवर्नेंस मॉडल को हम देखते हैं, तो इस वजह से इसमें बहस हो रही है और इसके कई आयाम हैं। अगर सिर्फ आप ये देखिए कि इससे कोई नुकसान है तो नुकसान कुछ नहीं है। मैं एक सोशल मीडिया जी बिल्कुल, आप इस पर आगे बढ़ाइएगा बात। आपने जो कहा अभी कि पहले भी राजस्थान में भी यही हुआ है, राजस्थान में भी बिल्कुल इसी तर्ज पे किया गया, बिल्कुल, कि जो लोग भी गवर्नमेंट का कंटेंट प्रमोट करेंगे उनको पैसे दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए दिए सोशल जाएंगे, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। यस। और पिछले साल मेरे ख्याल से ये जून जुलाई की बात ही है जब राजस्थान सरकार ने ये लॉन्च किया था, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप सोचिए, क्योंकि योगी सरकार ने लॉन्च किया है तो इस पर सारे लोग बहस कर रहे हैं और उसकी वजह साफ है जी। मैं इसे एक बहुत ही अच्छे कदम के रूप में देखता हूं। अगर सरकार की नीतियों की प्रशंसा की जाए या अगर सरकार की नीतियों को सामने लाया जाए तो इसके कई फायदे हैं। मैं आपके सामने 5 सरकार की नीतियों को सामने लाने के लिए सरकार के पास तमाम मशीनरी हैं। आपको लगता है कि जो तमाम कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी ज़रूरत है इसके लिए? क्या ये सिर्फ इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं आपके पास आऊँगी एक बार फिर से, पहले मैं चलूँ संजय जी के पास में। संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप इसको एक अच्छी पहल मानते हैं और क्या आप इसे मानते हैं संजय जी कि ये रोज़गार देने का, लोगों को रोज़गार देने का एक तरीका है? और पहले भी तो ये राजस्थान सरकार ने किया है, तो इस समय हल्ला गुल्ला क्यों? संजय जी म्यूट हैं आप, अपने को अनम्यूट कीजिए। मुझे लगता है आवाज आ रही है जी आ रही है, बट बोलिए। हाँ, मुझे लगता है कि देश में प्रचार में कोई सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली सरकार है तो वो उत्तर प्रदेश सरकार है। आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में एयरपोर्ट से उतरेंगे और पूरे दिल्ली में घूमेंगे कुछ साल पहले तक, तो आपको लगेगा कि मोदी जी के भी इतने होर्डिंग नहीं है जितने होर्डिंग योगी जी के लगे हैं। दक्षिण के राज्यों में जहाँ पे हिंदी भी नहीं बोली जाती वहाँ पे भी योगी जी के, यूपी सरकार के होर्डिंग लगे हुए हैं। सवाल ये है कि आपको रोजगार देने के लिए कुछ और चीज़ नहीं मिली थी, उसमें शर्तें आपने लगाई है कि सरकार की तारीफें करो, सरकार के कसीदे पढ़ो तो हम तुमको पैसा देंगे। ये रिश्वत, सीधी सीधी रिश्वत है इन्फ्लुएंसर के लिए कि आपको अगर पैसा चाहिए तो आइए हमारी शान में कसीदे पढ़िए। मेरा मानना यह है कि सरकार के अपना एक सूचना विभाग होता है, हजारों करोड़ का बजट होता है। क्या वो बजट बेकार हो गया? क्या सूचना विभाग उत्तर प्रदेश का बेकार हो गया जो सक्षम नहीं है? आपको जरूरत क्यों पड़ रही है कि ऐसे कंटेंट बनाने वालों को तलाशें, उनसे कहें कि हमारा प्रचार करो? और उसमें सबसे बड़ी बात यह है नगमा जी, इसमें लिखा हुआ है कि जिनको उन्हीं परिस्थितियों में भुगतान किया जाएगा जब सुनिश्चित हो जाए कि विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य जो भी कंटेंट पोस्ट किए जाएंगे वो उत्तर प्रदेश के सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषय पर आधारित हों और कंटेंट की रूपरेखा विषय के अनुरूप होना चाहिए, वरना पैसा मिलेगा। मतलब आप अकेला ये नहीं है कि आप उन्हीं के कंटेंट पे बात करें, मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर ये मेरे यूट्यूब पे चला गया तो पैसा नहीं मिलेगा। सरकार के खिलाफ बोलना ही नहीं है पैसा लगो, तो तानाशाही का ये सीधा सीधा उदाहरण है कि हम पैसे बांटेंगे। लेकिन एक बात बताइए संजय जी, आप तो अखबार भी चलाते हैं और आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, प्रदेश के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, तो क्या आपको अभी तक कुछ पैसे वैसे मिले? और वैसे भी तो दूसरे मीडियम जो होते हैं उसमें तो जैसा अभी हरीश चंद्र जी कह रहे थे कि एड्स तो पहले भी गवर्नमेंट देती हैं, ये एक नया मीडियम है तो नया तरीका है एड देने का। आप सरकार की तारीफ करेंगे, सरकार की बात करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, जैसे अखबारों में मिलते हैं, जैसे टीवी में दिया जाता है जो एड्स देती है सरकार। ये उससे कैसे अलग लग रहा है आपको? नगमा जी, उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित, सबसे ज्यादा बिकने वाला 4 PM इवनिंग अखबार है। 7 सालों में मुझे 1 लाख रुपए का भी विज्ञापन नहीं मिला है। कारण यह है, मुझसे कहा गया, मैं तो ऑन आपके कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मुझसे अवनीश अवस्थी जी प्रमुख सचिव सूचना से मुझसे बुला के कहा, करोड़ों की बात कही मुझसे, हम तुम्हें 8-10 करोड़ रुपए देंगे, पहला पेज चेंज कर दो, सरकार के खिलाफ मत लिखो, हमसे करोड़ों रुपए लो। हमने कहा हम संभव ही नहीं है कि अगर सरकार के खिलाफ थोड़ी ना लिख रहे हैं, जो हो रहा है वो लिख रहे हैं। आप देखिए कि ऐसे अखबार और ऐसे मैगजीन जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, उनको लाखों करोड़ों रुपए, RTI में जानकारी नहीं मिलती है। आप मान के देख लीजिए कि पिछले 7 सालों में आपने कितने अखबारों को, कितने मैगजीनों को कितना रुपए दिया। सूचना विभाग आपका RTI का जवाब नहीं देगा, तो गुपचुप क्यों रखा जा रहा है? मुख्यमंत्री जी हैं उसके सूचना के इंचार्ज, तो बताया जाना चाहिए। मेरा तो दूसरा कहना है नगमा जी, केवल एक बात और कहूंगा, मेरा तो कहना यह है कि जब पारदर्शिता की बात होती है
तो उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए सूचना विभाग की वेबसाइट पे लिखा हो कि इस महीने किस अखबार को, किस चैनल को, किस यूट्यूबर को कहाँ कहाँ कितना पैसा दिया गया है, जिससे लोग जान सकें कि कोई मैगजीन आती है और उसमें योगी जी नंबर 1 होते हैं तो पता चलता है कि उस मैगजीन को 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए दिया गया है। ये सब चीजें पब्लिक में आना चाहिए। ये हमारे टैक्स का पैसा है, ये आम आदमी के टैक्स का पैसा। आप इसको कैसे पत्रकारों पे, मीडिया पे, और जो आपका गुणगान करेंगे उस पर लुटा सकते हैं? ये नितांत गलत, नितांत विरोधी, जन विरोधी नीति है और मुझे लगता है कि इसको वापस लिया ही जाना चाहिए। शिवम त्यागी, एक बात जो इन्होंने इसके पहले उठाई थी कि इस वक्त इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों आपके यहाँ किसी भी सरकार के पास में एक पूरा सूचना विभाग होता है, उसके पास यही काम है, फिर इसकी ज़रूरत क्यों कि यूट्यूबर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को हम लाएं और सरकार की नीतियों का बखान करें? ऑन अ लाइटर नोट, आज तक कौन सी सरकार ने कौन से न्यूज़ चैनल को उसके खिलाफ खबर लिखने के लिए ऐड दी है? मुझे नहीं लगता किसी को दी है। और शायद हो सकता है कि संजय जी को मतलब एड नहीं मिली या फिर यूं कहिए कि ऐड नहीं मिली इसलिए वो इतने ज़्यादा नाराज़ हैं। 100 में से 99 एड्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगर किसी न्यूज़ चैनल पर चलते हैं तो उसके कामों के बखान के ही होते हैं। मैं मानता हूं कि और हर एक सरकार के चलते हैं। उन्होंने एक और चीज़ कही कि नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो है सबसे ज़्यादा एड्स लगते हैं, और एक बड़ा जेनरिक सा स्टेटमेंट दे दिया, हर जगह मैं उन्हीं के ऐड देखता हूँ। शायद उनको योगी जी ज्यादा पसंद होंगे इसलिए उनको योगी जी ज्यादा दिखते हैं। वरना दिल्ली सरकार की अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो एक 56 लाख का इक्विपमेंट लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल जी, आरटीआई है, और उसके लिए 122-23 करोड़ रुपए के एड्स कर दिए थे, डीकंपोजर लाए थे। तो ऐसा भी हुआ इस देश में। अब आगे आते हैं, गलत इसलिए नहीं है क्योंकि इस देश में चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे यूट्यूब चैनल्स हो, कहीं पर भी हर एक पार्टी अपने द्वारा किए गए कामों को प्रचार करती है। इसमें कोई भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये स्पेसिफिकली भारतीय जनता पार्टी है या फिर कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी, करना भी चाहिए। एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में इतनी सारी चीजें हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की इतनी सारी स्कीमें हैं जिनको हम शायद जानते ही नहीं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन विभाग है वो क्या कर रहा है? वही जो बाकी सब सरकारों के इन्फॉर्मेशन विभाग करते हैं ना, तो इसी के लिए बनता है इन्फॉर्मेशन विभाग ना, कि आप अपने कामों को बताएं, और सरकार तो अपने आप ही चाहे बस स्टॉप्स हो या कहीं भी हो होर्डिंग्स देती ही देती है, दिखाई देता है। अब सवाल है कि इसका इस समय क्या जरूरत हुआ? वो क्रिएटिव नहीं है, वो क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हैं बाकी राज्य। एग्जाम्पल, भाई आप न्यूज चैनल्स को भी ऐड दे रहे हैं, आप होर्डिंग्स भी लगा रहे हैं, लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत सोशल मीडिया है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते इस चीजों के लिए? उससे रोजगार भी जनरेट होता है, उससे चीजें भी जाती हैं, उससे इंफॉर्मेशन भी जाती है। जी, एक प्रॉब्लम से ये है कि ये जो नया मीडिया है, आप लोगों के भी मैं इसमें व्यूज चाहूंगी, वो कहा जा रहा था कि ये इंडिपेंडेंट मीडिया इन द सेंस कि ये मेन स्ट्रीम होता चला जा रहा है। ये जो सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब हो, रील्स वीडियोस हो, चाहे वो आपके लोग ट्विटर पे जो ट्वीट करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक अलग किस्म का मीडिया एक जगह बना रहा है। लेकिन वहाँ पे भी अगर सरकार का ये कंट्रोल रहेगा तो वो इंडिपेंडेंट मीडिया का जो स्वरूप है वो तो बिल्कुल ही बदल जाएगा। नहीं, मैं थोड़ा सा असहमत हूँ इससे आपसे, क्योंकि आप देखिए पैसे तो पहले भी मिलते थे मीडिया संस्थानों को, अब सोशल मीडिया की बात हो गई। मैं बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में मैंने काम, हाँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया या लेगेसी मीडिया को लोग अब उतना नहीं मान के सोशल मीडिया पे जा रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट वॉइसेस होती हैं। जैसे मैंने देखा कि मैं 4 बड़े चैनलों में मैंने काम किया, अगर मैं असहमत हूँ किसी से भी तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये न्यूज़ नहीं बनाऊंगा। आज मैं मना कर सकता हूँ। मेरे अपने चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, अगर मुझे आपकी नीति पसंद नहीं है तो मैं आपको मना कर सकता हूँ, और इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और भी उनका इनफैक्ट आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, कौन रोक रहा है किसी को? नहीं, तो अगर आप नेगेटिव लिखते हैं तो जो सबसे बड़ा सवाल इसमें आता है, संजय जी आपके पास भी आऊंगी, और मैं उसके अलावा भी हमारे साथ दीपक रंजन भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं। जो बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से है कि जब आपको कोई बात पसंद नहीं आएगी तो आप उसे एंटी नेशनल बता सकते हैं और उस लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आपकी सबसे बड़ी आपत्ति इसके ऊपर है क्या? क्यों ना ये बने? क्योंकि पहले जो मीडिया है एग्जिस्टिंग, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो अखबार हो, पहले भी सरकारें वहाँ पर ऐड देती हैं और अपने पक्ष में लिखने बोलने के लिए ही ऐड देती हैं। तो यहाँ पर क्या इतनी बड़ी समस्या है सुरेंद्र सिंह राजपूत, खास करके तब जब राजस्थान में भी ये किया गया है? नगमा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। अगर आपको आदिवासी तेल का ऐड करना है तो आप भाई कीजिए, कौन रोक रहा है?
आदिवासी तेल के ऐड से गंजे को बाल आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, आप बिल्कुल सरकारी ऐड कीजिए। लेकिन उसी सरकारी ऐड में नगमा जब सवाल करती है, नगमा जब सरकार के खिलाफ, अगर क्या नाम कोई हाथरस में जो है बलात्कार की घटना हो जाती है, मणिपुर में नंगा महिलाओं को घुमाया जाता है, या शिवाजी राजे की मूर्ति गिरा दी जाती है, तो एनडीटीवी का ऐड नहीं बंद होता है। लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर की पॉलिसी है वो सिर्फ इतनी है कि सिर्फ आदिवासी तेल का ऐड बेचिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने कहीं कोई सच खबर लिख दी, कहीं पर कहीं कोई लूट हो गई, छिनैती हो गई, डकैती हो गई, या सरकार का कोई अधिकारी घूस लेते हुए पकड़ा गया जो सरकार को पसंद नहीं आ रहा है, आपका ऐड बंद हो जाएगा। तो आप मूल रूप से इन्फ्लुएंसर्स नहीं पैदा कर रहे हैं, मूल रूप से सरकार के जॉम्बीज पैदा कर रहे हैं जिनको आप थोड़ा बहुत पैसा देंगे। एक बात। दूसरी बात, जो आप राष्ट्रद्रोह की बात कर रही है, तो राष्ट्रद्रोह का पहले से कानून है, उसमें कहीं कोई सोशल मीडिया की बात नहीं है। राष्ट्र के द्रोह की या पाकिस्तान के समर्थन की कोई बात करेगा या दुश्मन की कोई बात करेगा तो पहले से हमारे पास कानून है। तो आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लिखना तो राष्ट्रद्रोह नहीं होगा, सच लिखना तो राष्ट्रद्रोह नहीं होगा। अभी अगर कोई ट्रेन दुर्घटना हुई है, उसकी खबर अगर कोई इन्फ्लुएंसर लिखता है तो राष्ट्रद्रोह नहीं होगा। तो आप उसको अगर आप राष्ट्रद्रोह मान करके उसका पैसा खत्म करने की बात करेंगे तब सवाल उठेंगे। तो मेरा ये कहना है, अभी इन्होंने एक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर संघ का सम्मेलन बनाया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भांति, दिल्ली में के प्रगति मैदान में किया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। ये मूल रूप से वो जितने वो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, उनको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप जॉम्बीज बनिए, सरकार की बात उठाइए, इसके अलावा आप कुछ मत लिखिए, क्योंकि इसी पॉलिसी में लिखा कि इसके अलावा सरकार के विरोध में अगर कुछ लिखा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप इसको, इस पॉलिसी को ना, आप जिस तरीके से अखबारों को ऐड देते हैं, अखबार में ऐड सरकार का भी आता है और सरकार के खिलाफ खबर भी आती है, तो खबर को आप क्यों रोकना चाहते हैं? मसला सोशल क्या मीडिया इससे पे खबरें खबर रुक को जाएंगी? रोकने का। आपको ये डर है? दीपक रंजन, आपका क्या डर है? अखिलेश यादव ने ये कहा कि एक नए तरह के चारण पैदा किए जा रहे हैं जो सिर्फ सरकार का गुणगान करेंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों के पास ये चॉइस है, वो ना करना चाहें नहीं करें, तो लोगों के पास ये फ्रीडम है, फिर आप लोगों को क्या डर है? नगमा जी, सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी यूनिट को, एनडीटीवी को, नए स्टूडियो की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। देखिए नगमा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो तुगलकी फरमान, तानाशाही, जुमलेबाजी, बतौलेबाजी के लिए ज्यादा मशहूर है, काम करने के लिए मशहूर नहीं है। यहाँ पर अभी सरकार चाहती है कि फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम टू स्पीच, इस पर भी लोगों का रोक लगे। अरे नगमा जी, पहले ही एक्ट था, आईटी एक्ट में पहले ही था 66 और 66 एक्ट, जिसमें जो है, अगर आप, भाई ठीक है, कोई आपत्तिजनक पोस्ट अगर डालता है, कोई देशद्रोही पोस्ट अगर डालता है, तो निश्चित रूप से कानून में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है। और 66 एक्ट में आजीवन कारावास का नगमा जी पहले ही प्रावधान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बीच बीच में शगुफे छोड़ करके लोगों को लालच देती है। और भारतीय जनता पार्टी की देखिए, पहले अखबारें जो है वो छप करके बिकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिके उसके बाद वो छपे, जितना हम उनको दें, हमारा झुंझुना ले, हम जो कहें हमारी वाहवाही करे, जो हम देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग के संज्ञान में आती हैं, चाहे पर्चा लीक का मामला हो, चाहे सरकार में बहुत सी ऐसी चीजें जहाँ कहीं पर नियुक्ति होनी है, कहीं पर वैकेंसीज खाली है, लेकिन अगर इस पर भी पाबंदी लग जाएगी, फ्रीडम टू राइट या फ्रीडम टू स्पीक पर भी पाबंदी लग जाएगी, तो फिर लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ का मतलब क्या रह जाएगा? नहीं, आप कह रहे हैं कि इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, अपने विचार व्यक्त करना है, उस पर एक तरह से रोक लग रही है, लोगों को तो आजादी है। आप लगी रही, आप देख लीजिए जिस तरीके से लोग, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का अभी तक ये हिडन एजेंडा था पहले जो है, लेकिन अब इनके सरकार के जो इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव हैं, वो लेटर लिख करके लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ लगा, अगर आपने सरकार की वाहवाही नहीं की, तो सरकार की अगर आप वाहवाही करोगे, अगर गलत सही भी वो कर रहे हैं, सरकार अगर कुछ गलत भी कर रही है, तो उसको आप अच्छे से इंटरप्ट करोगे, उसको अच्छा बना करके करोगे। तो लोगों के पास ये फ्रीडम नहीं होगा, लोगों के पास ये हिम्मत नहीं होगी शिवम त्यागी कि वो सरकार के खिलाफ लिखें इससे, क्योंकि पहले ही आप डरा रही है सरकार कि अगर आप खिलाफ लिखेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और पैसे तो नहीं ही मिलेंगे। एक तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि संबंधित विषय के बारे में जब आप बात करें तो कोई भी प्रवक्ता हो तो एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि पॉलिसी क्या है।
सुरेंद्र राजपूत जी जो मेरे बारे में चाहें, जिस भी तरह से चाहें, जैसे भी चाहें लिख सकते हैं, या फिर जिनका इंक्लिनेशन कांग्रेस की तरफ है वो जैसे चाहें जो चाहें लिख सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं और उन पे कोई राजद्रोह भी नहीं लगेगा और राजद्रोह लग भी नहीं सकता ऐसे। दूसरी बात, जो भी गलत कंटेंट पेश करेगा, धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्र विरोधी कंटेंट वहां पर डालेगा, उस पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जो कि पहले से होती है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब आगे आते हैं, इन्होंने कहा कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा करके, एक तरह से मुझे थोड़ा एक समय लोगों देना को पड़ेगा लालच नहीं है कि हम 5 लाख 8 लाख मुझे भी मिलेंगे अगर मैं सरकार की वाहवाही करता हूं तो आप क्या चाहते हैं कि लेगेसी मीडिया पर ही रहे ये झंडा? नहीं, तो लेगेसी मीडिया को डायरेक्टली आप लेगेसी मीडिया क्रिटिकल भी होती है, लेगेसी मीडिया जो है वो सरकार के खिलाफ अगर कुछ है तो आप लिखते हैं, ये नहीं कि आपको फिर पैसे नहीं मिलेंगे अगर आप हमारे फेवर में नहीं लिखेंगे। आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, मैं भी सुरेंद्र जी वाला लाइन बोल देता हूं। जिन इन्फ्लुएंसर्स को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रीट किया था प्रगति मैदान में, वो सारे इन्फ्लुएंसर्स इस देश के सभी सेलिब्रिटीज के साथ बैठकर वीडियो बनाते हैं। वो एज इट इज एयर होता है। वो सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, सरकार के समर्थन में भी बोलते हैं जी। एजेंडा सिर्फ उनको एक्नॉलेज करना था। आप जो है टाइम से बहुत ज्यादा स्लो है बाकी नेता, बस सिर्फ हमारी गलती इतनी है कि हम टाइम के साथ चल रहे हैं। हमने वो एक्नॉलेज किया कि अगर गांव में दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति यूपी के बारे में अच्छे कंटेंट पर काम कर रहा है तो उसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। इस देश में, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर यूपी में किस फसल पर कितनी सब्सिडी मिल रही है, अगर इस बात का प्रचार इस देश के किसान तक, प्रदेश के किसान तक पहुंच रहा है और कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर उसको जो है आगे डाल रहा है तो उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। थोड़ा सा समय और दे दीजिए। सामाजिक स्तर पर इस देश में, प्रदेश में हेरिटेज कल्चर हमारा क्या है, अगर इसको कोई कंटेंट बनाकर देश में डाल रहा है और देश में जा रहा है, विदेश में जा रहा है और उत्तर प्रदेश में जा रहा है, तो उसको कांग्रेस को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये ऑलरेडी हो रहा था, आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक्नॉलेज किया जा रहा है, एक तरह से लोगों को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि लोगों को पैसे मिल जाएंगे। यहाँ जो इन्होंने एक बार भी नहीं बोला अब तक, मैं थोड़ा इनको इंक्लूड करना चाहती हूँ कि इसमें एक जो सबसे बड़ा सबको डर था ये कि कुछ भी गलत कंटेंट, इन्होंने भी कहा गलत कंटेंट डालते हैं अगर आप, अब सरकार को लगेगा कि वो कंटेंट गलत है। कौन डिसाइड करे क्या कंटेंट गलत है? इसके कायदे कानून पहले से बने हुए हैं या यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली इसको डिफाइन नहीं किया गया है? तो कहीं भी देशद्रोह का मामला हो सकता है किसी भी, अगर आपको पसंद नहीं है, सरकार को पसंद नहीं है तो क्या कानून है ये बताइएगा हमें आप, खुशबू जी। नहीं, अगर आप देशद्रोह की बात करोगे तो देशद्रोह होगा। उसमें अगर मैं किसी सरकार के किसी आदमी के खिलाफ लिखती हूँ या फिर किसी पार्टी के इंसान के खिलाफ लिखती हूँ तो वो देशद्रोह नहीं होगा। तो ये एक जो थिन लाइन है ये सबको समझने की जरूरत है। इसीलिए जो 66A आईटी एक्ट का था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, क्योंकि वहां पे जो वर्ड्स थे वो बहुत एम्बिगुअस थे। तो वहां पे स्कोप होता है कि इसका मिसयूज कर सके जो भी पार्टी पावर में है। तो उसको देखते हुए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देशद्रोह की बात कर रहे हैं। देशद्रोह इतने सारे जजमेंट्स हैं जहाँ पे क्लियरली बताया गया कि अगर आप देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, देश के अगेंस्ट में कुछ कर रहे हैं, तब जाके वो उस डेफिनेशन में फिट होता है कि वो एंटी नेशनल है, तो वो इस डेफिनेशन में फिट होता है। पर अगर यहीं पे अगर वो किसी सिटिंग पॉलिटिशियन के खिलाफ अगर आप वो लिखते हो या सरकार की किसी चीज़, सरकार के किसी पार्टी के पर्सन के खिलाफ कुछ आप लिखते हो और अगर आपके ऊपर तब जाकर ये एक्शन होती है तो ये एक गलत हो गई। तब आप जाके यूपी में मान लीजिए बहुत जो भी काम हो रहा है, कुछ लोग होंगे, संजय शर्मा होंगे, हो सकता है कि उन्हें उनमें बहुत सारी क्रिटिकल रिपोर्ट्स भी वो करें, हो सकता है हरीश जी रिपोर्ट ना करें, पर अगर संजय शर्मा ये रिपोर्ट करते हैं और ये लगता है सरकार के खिलाफ है ये रिपोर्ट, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह के काम हो रहे हैं, तो ये सरकार की मर्जी हो सकती है कि आप उसको कहें कि ये जो है प्रदेश के हित में काम नहीं है, ये देशद्रोह नहीं। पर अगर नगमा आप देखोगे तो किसी भी पॉलिसी को, जो सरकार की कोई भी पॉलिसी आई है, उसको चैलेंज करना तो हर सिटीजन के पास राइट है और हर पत्रकार का कम से कम होना चाहिए। हाँ, पर हर सिटीजन का राइट है। मैं तो बोल रही हूँ पत्रकार का तो जॉब हो गया, पर हमारे पास तो एक राइट है कि आप इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। आप उनकी पर्सनल लाइफ पे ना जाए, आप उनकी पर्सनल इमेज को हर्ट ना करें, बट जो पॉलिसी आकर लेकर आ रही है उसको लेकर अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? सुरेंद्र जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं? दो चीजें मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। खुशबू जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से आरोप को अपराध बना दिया है। आरोप लगाते हैं और उनको अपराधी घोषित कर देते हैं और फिर कहते हैं ये कि साहब अगर ये क्या नाम वो लोग होंगे, अपराधी नहीं होंगे, तो ये लोग कोर्ट से छूट जाएंगे। ये खुशबू जी जानती हैं लोअर कोर्ट की क्या पोजीशन है और सुप्रीम कोर्ट तक कौन जा सकता है। हम जैसे, हमारे पास तो पैसे है नहीं, हम तो जा ही नहीं सकते। तो ये आरोप को अपराध बना करके उत्तर प्रदेश की सरकार जो इन्फ्लुएंसर्स को है ये फंसाएगी। एक बात।
दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन इन्फ्लुएंसर्स को ये पैसा देना चाहते हैं दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उनको उसके साथ इसकी इस चीज की तो फ्रीडम दे जो इसमें नहीं लिखा। वो साफ कह रहे हैं कि अगर आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं, हम आपको पैसा देते हैं, तो आप ऐसा कोई पोस्ट नहीं करेंगे जो सरकार के खिलाफ हो, देश के खिलाफ नहीं कह रहे हैं खुशबू जी। ये बात पता नहीं साफ है कि नहीं, आपको पता है शिवम त्यागी, ये बात साफ है? मुझे जहां तक पता है ये जरूर कहा गया है कि सरकार के फेवर में करेंगे तो पैसे मिलेंगे, सरकार के खिलाफ करेंगे तो क्या होगा? कीजिए, आप नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं छोटी छोटी चीजों पर उन्होंने बोला, उन्होंने कहा देखिए भाई हमारे पास तो पैसे हैं नहीं सुप्रीम कोर्ट जाने के, कांग्रेसियों के पास, आपको पैसे देने की वैसे भी जरूरत नहीं है। जो आपके सुप्रीम कोर्ट के देश के सबसे बड़े लॉयर हैं मनु सिंघवी जी, वो चाहे हार भी जाए, हिमाचल से आप उनको दोबारा से तेलंगाना से भेज देते हैं तो उनको भी फीस दी, तो फिर राज्यसभा क्यों दी? इसके अलावा कपिल सिब्बल जैसे लोग भी, तमाम ऐसे लोग हैं, आपको तो वैसे ही आवश्यकता नहीं है। और एक और चीज उन्होंने कही कि जो स्थितियां हैं, आप लगातार लोगों को, ऐसे लोगों को पैदा कर रहे हैं जो सरकार का प्रचार करें। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, सही नीति को प्रचार करना कहीं गलत नहीं है, सारी सरकारें वही करती हैं। बस अभी सोशल मीडिया की बात हो रही है, जनरली मीडिया की बात होती है। अब उन्होंने एक चीज और कही, नहीं ये तो दबाना है। सुरेंद्र जी आप कैसी बात करते हैं, दबाना? रियली? इस देश ने देखा है कि जिन लोगों ने, जिस मीडिया ने एक पार्टी और सरकार के खिलाफ लिख दिया, उनकी बिजलियां काट दिया आपने, उनको प्रिंट नहीं होने दिया अखबार में, नहीं जाना चाहता पुराने समय में, तो आप हमें अपने जैसा मत समझिए, हमारे लिए इमरजेंसी एरा नहीं है ये। लेकिन इतना जरूर है, किसी की ना बिजली कटेगी, ना कुछ होगा, ना प्रिंट मीडिया बंद होगा, ना इलेक्ट्रॉनिक बंद होगा, ना डिजिटल बंद होगा, लेकिन हाँ, अगर कोई प्रदेश की अच्छी चीजों को हाईलाइट करता है जी तो उसको तो जो है करना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी आप इस पर जल्दी से आपकी। मैं फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर कुछ भी कहिए तो हमारी वो पुरानी कमियों के पीछे शिखंडी की तरीके से छुप जाते हैं। मत छुपिए भाई, ये नई पॉलिसी है। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं इस बात को कि नगमा जी, आरोप को अपराध बनाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये कहते हैं पहले ये जेल में बंद कर देंगे, उसके बाद कहेंगे अगर आदमी 8 साल बाद जन्म छूटेगा तो कहेंगे जी साहब ये निर्दोष था। मैं वापस लौटूंगी इस पर, आप इस पर जवाब देना चाहते हैं तो बताइए, बताइए क्या। एक तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं सुरेंद्र जी, आपने इस देश में 58 साल राज किया, तो जब मुझे अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देना है तो मैं आप ही के कामों से करूंगा उसका कंपैरिजन करने पाकिस्तान या लंदन नहीं जाऊंगा। तो बुरा मत माना कीजिए, जो आपने कर्मकांड पूर्व में किए हैं वो तो उठकर आएंगे। इतना ही दर्द था तो आपको उसको बदल देना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और 10 सेकंड और दे दीजिए। एक और चीज, आरोप को ही जो है सजा बनाने की बात ये लोग करते हैं। जिन लोगों ने इस देश के अभी के प्रधानमंत्री, अभी के गृह मंत्री के साथ क्या क्या नहीं किया, ये बताने की जरूरत है क्या? आपने किस तरीके से लोगों के साथ क्या क्या किया, ये पूरा देश जानता है। सुरेंद्र सिंह राजपूत पर जवाब देना चाहेंगे और हम 12 घंटे इन्वेस्टिगेशन कराई। प्लीज शिवम जी प्लीज, आपने ये कहा था 10 सेकंड से ज्यादा हो गया और मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। मैंने बोला शायद कम ही बोला होगा एक बार। ये सबको लगता है कि वो कम बोल रहे हैं। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ इस समय, और ये हम इस सोशल मीडिया नीति पर बात करेंगे, लौट कर आएंगे तो, कि सोशल मीडिया नीति के लागू होने पर इतने ज्यादा सवाल क्यों हैं, परेशानी क्या है, लोगों को शक क्या है और क्या डर है। इस ब्रेक के बाद जुड़े रहिए हमारे साथ, लौटते हैं हम। तो आप देख रहे हैं हम लोग, और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की नई डिजिटल पॉलिसी के बारे में, और इसे लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं, इसकी आलोचना भी हो रही है। तो सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो ये कि इसके फायदे क्या हैं और क्या हैं आलोचनाएं। क्या ये सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का नया तरीका है? क्या लोगों के लिए रोजगार के ये नए मौके दे रहा है? जैसा कुछ देर पहले यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट और बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि कैसे सिर्फ ये एक्नॉलेज किया जा रहा है लोगों को जो पहले से ये काम कर रहे थे। एंटी नेशनल पोस्ट पर कार्रवाई के बहाने आलोचनाओं पर क्या रोक लगाई जा रही है, ये भी एक सवाल है। और इस पॉलिसी की अभी क्या ज़रूरत है? तो हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। खुशबू, आपने एक बात यहाँ पर जोड़नी चाहिए थी कि ये जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो क्यों हम बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर है कि कांग्रेस बीजेपी के ऊपर सवाल उठाएगी कि कैसे वो आरोप लगाकर पहले बंधक बना, लोगों को सज़ा दे रहे हैं और बाद में वो कोर्ट में जाके अपनी सुनवाई करते रहें।
नहीं, हमें ये देखने की ज़रूरत है, सरकार कोई भी है, जब लॉ आता है तो वो लॉ आता है, उसको आप ऐसा नहीं करेंगे कि सरकार जब चली गई 5 साल की तो ये लॉ चेंज हो जाएगा। अब ये कानून बन गया है, रहेगा। कानून बन गया है, अब इस पे एडिशंस हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, कुछ नए प्रोविजंस नई सरकार हमेशा ला सकती है समय के साथ में, और वो यूपी सरकार ने भी समय के साथ बहुत आप बहुत बतौर एक चेंजेस लॉयर इस कानून को कैसे देख रही है? ये जो कानून बन गया है, आपको लगता है कि लोगों के हित में है? ये इससे क्या फायदा इससे? ये आपको इसको ना थोड़ा बीजेपी कांग्रेस से निकलकर बड़े रूप में देखना इसलिए मैं पड़ेगा, आपसे पूछ रही क्योंकि हूँ। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें और हम इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका इम्पैक्ट हर जनरेशन के ऊपर है। अब ये इन्फ्लुएंसर्स जो है, आपकी जितनी पॉलिसीज़ निकलती है, सोशल स्कीम्स निकलती है, जो हमारे बेनिफिट के लिए, आपके और मेरे बेनिफिट के लिए, हमें पता भी नहीं चलता है कि कोई स्कीम निकली है। आप और मैं आज दिल्ली में रह के नहीं बता सकते कि दिल्ली में कितनी स्कीम औरतों को लेकर है, दिल्ली में कितनी स्कीम बच्चों को लेकर है। फेलियर है, वो प्रचार नहीं कर पा रहे। मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम अभी, पहले हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, पब्लिक स्पेस पे जो मोड होता था उसको पढ़ते थे, पर अब मीडियम चेंज हो गया है कम्युनिकेशन पर आप अभी भी अखबार खोलें तो पहले 2-3 पेज में तो सिर्फ ऐड होते हैं। पर मैं आपको बता रही हूँ, मैं और आप पढ़ते ही नहीं है वो चीज़। हम देखेंगे कि मैं सुबह को अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलकर चेक कर रही हूँ क्या नया आ रहा है, तो ये एक नया तरीका है कनेक्ट करने का। संजय जी, आपको लगता है कि ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि ये नया तरीका है कनेक्ट करने का? तो जो चीज़ें पहले हम अखबारों में देख लेते थे, फ्रंट पेज पे, सेकंड पेज पे, अभी तो खैर एड्स बहुत, पहले 2-3 पेज पे सिर्फ एड्स होते हैं, तो ये एक नया तरीका है, तो नई इसकी ज़रूरत है। आपको क्या लग रहा है, इस पॉलिसी की क्या जरूरत थी भी? नगमा जी, पहली बात तो ये है कि लोगों का जो तरीका है, जो अखबार हैं, जो चैनल्स हैं, उनसे भरोसा कम हुआ, इसीलिए वो सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हुए, सोशल मीडिया पे ट्रांसफर हुए। आपने कहा कि मुझसे पूछा था पहले सवाल में कि विज्ञापन की बात आई थी, तो त्यागी जी ने कहा शायद मुझे मिले ना हो विज्ञापन, तो हो सकता है ये सरकार की नीति है कि कौन जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे वाले स्टाइल में विज्ञापन मिलती हो। लेकिन दूसरी बात है नगमा जी, पिछले 8 महीनों से लगभग मैं हर महीने देश में सबसे ज़्यादा व्यू वाला पॉलिटिकल कमेंटेटर बनाऊँ, नंबर 1 पे हूँ। औसत निकाला जाए 8 महीने तो 30 करोड़ व्यू हर महीने मेरे यूट्यूब पे आते हैं, यानी 1 करोड़ लोग व्यू रोज देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मैं सबसे बड़ा पॉलिटिकल कमेंटेटर हूँ यूट्यूब की दुनिया में, अखबार भी है। अब विज्ञापन तो छोड़ दीजिए, पिछले 7 सालों से मैं अकेला पत्रकार हूँ उत्तर प्रदेश का जिसको सचिवालय का पास तक नहीं दिया। इनको लगता है मैं सचिवालय में चला गया कौन सी खबर ले आऊंगा। अब बात में विषय पे आता हूँ। हाँ, शिवम जी ने कहा कि इनको, सुरेंद्र जी को शायद पॉलिसी के विषय में पता नहीं है। पॉलिसी मेरे हाथ में है, मैं पॉलिसी लेकर आऊंगा। इस पॉलिसी के बिंदु 5 में लिखा हुआ है, भुगतान उन्हीं परिस्थिति में किया जाएगा जब ये सुनिश्चित हो जाए कि जो विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य जो भी कंटेंट है वो सरकार की गलत ढंग या गलत मंशा से प्रस्तुत तो नहीं करता। अब नगमा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको विज्ञापन देना है उत्तर प्रदेश सरकार को, मेरा यूट्यूब का शो चल रहा है, आपने विज्ञापन आगे दे दिया, पीछे दे दिया, बीच में भी आपका विज्ञापन लगा देंगे। एनडीटीवी पे आप विज्ञापन इसी तरह लगाते हैं, आपने ब्रेक लिया, बीच में विज्ञापन लगा दिए, लेकिन एनडीटीवी पे कौन सी खबर पड़ी जाएगी ये तो वो विज्ञापन वाला तय नहीं करता है ना। नहीं। सरकार तो ये तय नहीं करती। अब वो कहने के इसके अलावा भी जो भी कंटेंट होंगे वो सरकार की मंशा के अनुरूप होंगे। इसी उत्तर प्रदेश में एनडीटीवी के एक बहादुर पत्रकार ने मिर्जापुर में खबर दिखाई थी कि नमक के साथ रोटी खा रहा था बच्चा जी। उस खबर से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उस पत्रकार को जेल भेज दिया गया। योगी सरकार पार्ट 1 में देश में सबसे ज्यादा पत्रकारों पे एफआईआर कराई गई। अब नगमा जी, मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में 2 बड़े एक्सप्रेसवे बने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, दोनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। और पहले देश में पहली घटना हो गई, जैसे वहां शिवाजी की मूर्ति गिर गई, ऐसे यहाँ दोनों एक्सप्रेस में 1.5 महीने में टूट गए। तो हम सवाल करेंगे नहीं करेंगे कि ये एक्सप्रेस वे बने अभी, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये टूट गए। तो हरीश जी सवाल उठा रहे हैं संजय जी कि अगर इस तरह की खबरें होती हैं, आप सरकार के पक्ष में लिखेंगे तो ये खबरें कौन छापेगा? लिखने की जरूरत है ये तो। देखिए, मैं एक बहुत पुरानी कहानी अपनी बताता हूँ। 2-2.5 साल पहले मैंने यूट्यूब शुरू किया और आज मैं इन्फ्लुएंसर बना। 10 लाख 8.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक लेखक था और मीडिया कर्मी था। मैंने एक टेलीविज़न की भाषा पुस्तक लिखी थी और उसे भारत सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार जो पत्रकारिता में है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार मिला जी। ये घोषणा हुई थी फरवरी 2014 में, कांग्रेस की सरकार थी। और संयोग की बात है कि मेरी एक पुस्तक आई मोदी मंत्र, 2014 फरवरी की बात बता रहा हूँ। पुरस्कार की घोषणा हो गई थी कि मुझे मिलना है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, लेकिन मेरा मोदी मंत्र पुस्तक आ गया तो कांग्रेस की सरकार ने मुझे वो अवार्ड नहीं दिया। मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी सरकार किसी को भी पैसे दे रही है। अब ये पार्टी की बात नहीं कह रहा,
अगर पार्टी की आप आलोचना करते हैं और कार्रवाई होती है तो गलत है। मैं भाजपा की आलोचना कर सकता हूं, लेकिन सरकार तो सरकार होती है, सरकार बदल सकती है, लेकिन नियम तो वही रहते हैं ना। संजय जी ने सवाल किया ना कि अगर पुल गिरते हैं, टूटते हैं, अगर कहीं किसी गांव में कोई नमक रोटी बच्चा खा रहा है, तो ये सवाल, ये जो सब उठाते हैं अगर आप, हाँ। जो कि आज़ादी होनी चाहिए पत्रकारों को, तो अब जब इस तरह के सोशल मीडिया पे इंसेंटिवाइज किया जा रहा है सरकार के पक्ष में बोलने के लिए, क्या ये मुमकिन होगा? इस तरह का कोई काम करेगा तो उसके ऊपर सजा, उसको सजा नहीं, मिल बिल्कुल सकती है। बिल्कुल आप आलोचना कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये तो छूट भी इसलिए मिलती है कि भाजपा सरकार है। अगर सरकार बदल जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप आलोचना दीपक भी रंजन कर समाजवादी पार्टी के भी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सिर्फ एक मिनट। देखिए नगमा जी, अच्छा, हाँ, संजय जी को कह लेने दीजिए, वो जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद दीपक रंजन में आपके पास। हाँ, इसके बिंदु 5, इस पॉलिसी के बिंदु 5 और 1 में लिखा है स्पष्ट में कि आपके विज्ञापन के अलावा जो भी कंटेंट होगा, अगर वो सरकार के काम पे सवाल खड़ा है तो आपको भुगतान नहीं होगा। ये साबित कर रहा है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। पुल टूट जाए, नमक रोटी की खबर पे पत्रकार जेल चले जाए, आप नहीं बोलेंगे। नगमा जी, बस 1 मिनट का टाइम और लूंगा। हाँ। उत्तर प्रदेश नहीं, देश में माहौल बन गया है। 6 महीने पहले मुझे मिशिगन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में बोलने के लिए बुलाया गया। मैं कलकत्ता गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, और जहां वहाँ जो ले रहे थे वीजा के लिए, उन्होंने कहा कांग्रेचुलेशन, वीजा इज अप्रूव। मिशिगन यूनिवर्सिटी ने मेरे को ट्वीट कर दिया कि संजय शर्मा आ रहे हैं। अचानक मेरा जो वीजा मिल जाना था, जो पासपोर्ट 4 महीने में दिन में मिल जाता है, वो गायब हो गया, वो मिला नहीं। मैं उनको मेल कर रहा हूँ कि मुझे अमेरिका जाना है, वहां से लिखा गया कि आपका प्रोसेसिंग में चल रहा है। नगमा जी, हैरानी की बात यह है, और मैं इसलिए आज आपके मंच से कहना चाहता हूँ, 6 महीने हो गए, मेरा पासपोर्ट तक वापस नहीं आया है। ये इस सरकार की नीतियों का हाल है कि आप किसी भी मंच पे कुछ बोलेंगे तो सरकार पे सवाल खड़े करने जैसा हो तो आपका हल किया जाएगा, और ये सोशल मीडिया पॉलिसी। एक सेकंड, दीपक रंजन, आपकी क्या आलोचना है इसके ऊपर? दीपक रंजन भी आपने जोड़ना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी। नगमा जी, देखिए, सरकार की और बीजेपी की अपनी आईटी सेल है, अपना मीडिया सेल है, ये अपनी रीचेस बढ़ाए, और जो भी इनकी सरकार की योजना है वो लोगों के बीच में जा करके, चाहे गांव में दें, देहातों में दें, शहरों में दें, मोहल्ले में दें, गली तक, जहां तक पहुंचा सकते हैं, अपनी रीचेस को बढ़ाएं। देखिए, समाजवादी पार्टी की भी जब सरकार थी नगमा जी, तो श्री अखिलेश यादव जी जो थे, जब मुख्यमंत्री थे, तो वो जो पार्टी के खिलाफ बोलता था, जो आलोचनाएं करता था, जो मीडिया, जो सोशल मीडिया, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म में, तो अखिलेश जी उसका संज्ञान लेते थे और अधिकारियों को बुला करके इंस्ट्रक्ट करते थे कि ये चीजें सोशल मीडिया पे आ रही, इसके मतलब कहीं ना कहीं अनियमितता है। हमारे बीच में आदरणीय संजय शर्मा जी बैठे हुए हैं नगमा जी, और ये तथ्यों के आधार पर सरकार की जो भी चीजें हैं, जो भी कमियां हैं, उसको जनता के भी लाने का काम करते हैं। आज ऐसे नहीं इनका ये 60 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर हो गए, जब अखिलेश यादव थे तो वो भी रेडियो और तमाम तरह के दूसरे मीडियम को इस्तेमाल करते थे अपने कामों के प्रचार प्रसार के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने इस्तेमाल नहीं किया है। अब जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है तो समस्या क्या है आप लोगों को? जी, आपका अपना आईटी सेल है, इनका अपना आईटी सेल है, भारतीय जनता पार्टी का अपना मीडिया सेल है, आईटी सेल है, आप उसकी रीचेस बढ़ाइए ना। आप लोगों की तो पार्टी आरटी सेल की रीच बढ़ाए, अपने इंफॉर्मेशन विभाग की रीच बढ़ाए, आप लोग क्यों जनता को इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें? आप लोगों की बात सुनी है, यहाँ पर शिवम त्यागी है मौजूद, शिवम इस पर जवाब देना चाहते हैं, सुन लीजिए पहले। संजय जी और समाजवादी मिलकर 4.5 मिनट बोले और अनइंटरप्टेड आपने उनको समय दिया, तो मैं भी सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ। आप बात शुरू कीजिए, बोलिए। मैंने बातें शुरू करी, लेकिन अगर आप मुझे बोलने देंगे तो। थैंक यू। संजय जी ने कहा कि यहाँ पर जो है जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, पत्रकार ने, एक एनडीटीवी के पत्रकार ने नमक और रोटी की खबर दिखा दी तो सरकार ने उसको गिरफ्तार कर लिया। देयर इज समथिंग कॉल्ड सेलेक्टिव एमनीशिया। जब ये हो जाता है ना, तो इंसान सिर्फ वही चीजें देखता है जो वो देखना चाहता है। संजय जी को वो दिखाई नहीं दिया कि एक पत्रकार को जो है उठाकर मुंबई में खींच कर लेकर गए और आतंकवादियों की तरह उससे व्यवहार किया? कहां थे भाई संजय जी? जवाब नहीं है कि आपके पास? छोड़ दीजिए इसको। उत्तर प्रदेश में ही आकर यहां पर जो है एक दूसरे न्यूज चैनल के लिए 25 पुलिस वाले एक साथ आए और पत्रकार के घर में घुस गए, 2 घंटे लगे रहे, वो दिखाई दिया क्या आपको? इसके अलावा एक और न्यूज चैनल ऐसे ही कम से कम 5 तो मैं आपको यहां पर गिना दूंगा। सिर्फ न्यूज चैनल्स के नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपको देखना नहीं है ना वो वाला साइड, आपको बस एक ही साइड दिखाई दी। अब एक और चीज पर आते हैं। इन्होंने कहा कि पॉइंट 5 का पॉइंट नंबर 1 वो आपको पढ़ देता हूं। उसमें सिर्फ इतना है, सूचना विभाग के डिजिटल मीडिया हैंडल्स, पेज, चैनल अकाउंट होल्डर, संचालक, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट राइटर अथवा इससे संबंधित एजेंसी फर्म के स्वामी द्वारा विज्ञापन के देयक के साथ डिजिटल मीडिया एनालिटिक्स में ट्विटर द्वारा पोस्ट जनरेट होने वाली रिपोर्ट के साथ उसको पोस्ट किए गए कंटेंट की एनालिटिक्स भी उपलब्ध कराएंगे।
इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। उनके डिजिटल मीडिया हैंडल्स चैनल में विज्ञापन प्रदर्शित या प्रसारित किया गया है। प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ लिंक में भी किसी प्रकार का हेरफेर नहीं किया गया है। इसका अगला पॉइंट दूसरा भी है, नीचे पढ़ लेंगे। आज दूसरा भी पढ़ देता हूं आपके लिए, दूसरा भी पढ़ देता हूं। है दूसरा। रुक जाइए। भुगतान उन्हीं परिस्थितियों में किया जाएगा जबकि यह सुनिश्चित हो जाए कि विज्ञापनादेश के अतिरिक्त अन्य जो भी कंटेंट पोस्ट में किए गए हैं वे सामान्यतः उत्तर प्रदेश के सामाजिक, शासकीय, आध्यात्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयों पर आधारित है। साथ ही उक्त कंटेंट की रूपरेखा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इसमें एंटी अगर कोई कंटेंट है तो काम है नहीं। अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए प्लीज। अब रुकिए ना, अब रुकिए ना। अरे क्या हो गया भाई? आपने जो पढ़ा है उसी के जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए उनका भी। आप वापस आ जाओगे। 4.5 मिनट सुना, वापस आ जाऊंगी। 4.5 मिनट में से 3 वापस आ जाऊंगी। शिवम जी एक सेकंड, क्या आपत्ति क्या है इसमें आपको संजय जी? पढ़ के नगमा जी, इन्होंने पॉइंट 2 में आखिरी लाइन बदल दी। उसमें लिखा हुआ है भुगतान तभी होगा जब सरकार की योजनाओं को गलत मंशा से प्रस्तुत करता होगा। आखिरी लाइन छोड़ दी इन्होंने, बड़ी सफाई के साथ शिवम जी ने छोड़ दी। बिल्कुल नहीं छोड़ी है, अगर हम बम्बई बिल्कुल नहीं छोड़ी। अब मैं जवाब दे सकता हूं, मुझे उनको आपसे 4.5 मिनट दिया था। बोलिए। मैं सम्मान से संजय जी सुन लीजिए इनका। मैं अभी तक किसी के बीच में बोला नहीं हूं। वो बहुत नाराज हैं, उनको बाकी पत्रकारों के नाम याद नहीं रहते, बाकी लोगों की गिरफ्तारियां याद नहीं रहती। संजय जी आप एक मिनट सुन लीजिए। चलिए, बाकी पत्रकारों के साथ जो व्यवहार होता है उनको वो सब याद नहीं आता, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश याद रहता है उनको। पंजाब में एक महिला पत्रकार को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो जान नहीं पाते। राजस्थान की पुलिस आ जाती है, वो जान नहीं पाते। महाराष्ट्र की पुलिस किसी पत्रकार को ले जाकर आतंकवादी की तरह ट्रीट करती है, वो जान नहीं पाते, क्योंकि जाहिर है ना वो सिर्फ उत्तर प्रदेश दिखता है। अब आगे आता हूं। इस देश में मुझे कोई भी एक ऐसा मीडिया चैनल में कोई भी एक ऐसा विज्ञापन बताइए जिसके लिए सरकार अपने ऊपर एंटी लिखे जाने पर भी पैसा देती हो। कहीं नहीं देती भाई। अगर 4 PM एडिटर को भी पैसा मिलेगा, मतलब उस पर वो सजा कार्रवाई करे, वो ये कह रहे हैं पैसा ना दे। आप एंटी क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं। इसके लिए किसको रोक रहे हैं? किसने रोका? कहां लिखा है कि क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर क्रिटिसिज्म के लिए भी पैसा दिया जाने लगा तो सब देंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। मैं उन चीजों को भी जानता हूं और उन बातों को भी जानता हूं जहां पर एड्स भी जोड़ना चाह रही हैं। 10 सेकंड और दे दीजिए। आपने कहा एड्स नहीं हम वापस करते। इस देश में ऐसी भी पार्टी है जो अगर एंकर उनके खिलाफ बोल दे तो वो प्रवक्ता नहीं भेजते। 18 चैनल्स के एंकर्स को पॉइंट आउट करके कांग्रेस ने चिट्ठी निकाली हुई है इस देश में कि हम अपना प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। मुझे भी याद है। देंगे आप अपना प्रवक्ता? मुझे भी याद है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं कि आपको उनके पक्ष में आप ना बोलें अगर तो पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रवक्ता नहीं भेजती, और हम सब लोगों ने इसे झेला हुआ है। खुशबू जी आप बताइए। मैं अमेज्ड हूँ कि हम यहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में हैं। हम एक पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो एक स्टेट की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी है, पर ये लोग अपने अपने पार्टी के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी के पर्सनल एजेंडास की बात नहीं की जा रही है, या उनका पैसा किस तरीके से स्पेंड किया जा रहा है और उनकी क्या पॉलिसी है उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। इस पे सरकार की पॉलिसी की बात हो रही है। बट हम सबको समझने की जरूरत है कि आई थिंक इन सारी पार्टीज में बहुत क्लियर है कि जब भी हम सरकार में आएंगे और हम जो भी पॉलिसी लाएंगे वो हम हमारे हित के लिए ला रहे हैं। या हमारे आई एम सेइंग कि आप जिस तरीके से तीनों बात कर रहे हैं, आप पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कैसे बेनिफिट्स हो रहे हैं और कैसे। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग ऐसा लग रहा है। हमारे पास 5 मिनट बचा है। I just want to put one more. Let me just add one more point. I'm in favor of you. Don't worry. I'm in favor. If you are favor of people, I'm in favor of you. Lighter note. I'm not saying फेवर में नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग सरकार में नहीं भी है ना, वो तब भी कोशिश करते हैं कि हम न्यूज़ चैनल्स का गला घोट दें। मैं इतना बोल रही हूँ कि बहुत सारे एंटी नेशनल स्टेट्स है वर्ल्ड में जो बहुत पैसा देकर इन्फ्लुएंसर्स के साथ में हमारे देश के खिलाफ चीजें डाल रहे हैं। तो अगर कोई पैसा डालकर सरकार पॉलिसीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, एजुकेशन को बढ़ाने की बात कर रही है, तो आई थिंक हम सारी पार्टीज को एक साथ आना चाहिए और एक नेशनल पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण आपने पॉइंट की बात उठाया है, क्योंकि संजय जी मैं इससे अग्री करती हूँ। और आप लोग आखिरी 5 मिनट है, आप सब लोगों से एक एक लाइन इस पर चाहती हूँ कि ये देखा गया है, ये प्रूवन है और हम सब जानते हैं कि देश के बाहर भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं जब देश के लोगों को इस्तेमाल करके एंटी नेशनल गतिविधियों को प्रमोट भी किया जाता है। और ऐसे में एक नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत है कि हमारे अपने देश में जो हो रहा है वो लोगों के सामने सही तरीके से रखा जाए, बल्कि इसके ऊपर नेशनल पॉलिसी की बात की आपने। अब मैं आप सबसे एक एक लाइन आखिर में यही जानना चाहूँगी संजय जी, अगर आपसे शुरू करूँ कि इसमें मेन मुख्य आपत्ति क्या है और आप क्या बदलाव इसमें चाहेंगे अगर ये पॉलिसी बन गई है, अब ये कानून बन गया है तो? मुझे नगमा जी, मैंने कल की एक खबर पढ़ी थी, 3 लाख रुपए बकाया था किसान पे, उसने परिवार सहित आत्महत्या कर ली। क्या जरूरत है कि करोड़ों रुपया आप जनता का इस तरह अखबार पे और मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर पे लुटा रहे हैं कि हमारी वाई वाई करो? इस देश में करोड़ों लोगों को 2 वक्त का राशन नसीब नहीं हो रहा है।
लोग भुखमरी के कगार पर हैं। आप उनके सरकार के उनके टैक्स का पैसा, ये खून पसीने का पैसा है आम आदमी का, ये मीडिया पे करोड़ों रुपए क्यों चुलटाया जा रहा है? ये पैसा उन गरीबों को तो पहुंचाया जाना चाहिए जो स्टेचर पे अपने मरीज को लेके जाते हैं, वहां पे स्टेचर नहीं होते, जो गांव में सड़कें नहीं है। ठीक है जी, हरीश जी, ये पैसा जहां पर ऐसे प्रदेश में जहां बहुत सारे गरीब उनको नहीं देकर क्यों यहाँ लुटाया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी इंफॉर्मेशन विभाग काम कर रहा है इस काम के लिए? देखिए, ये क्या है कि आने वाला जो समय है और पिछला अगर 6 महीना लीजिए तो इस देश में जिस मुद्दे ने सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है वो है फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन। पूरा का पूरा चुनाव ये भारत के इतिहास में याद किया जाएगा कि लोगों में भ्रमित करना, गुमराह करने में ही चला गया। तो ये पहली ऐसी पहल मैं मानता हूँ जो बेहद अच्छी है। लोगों को सही जानकारी मिले, सरकार की इन्फॉर्मेशन मिले, पार्टी की बात कतई नहीं है, सरकार की नीतियां हैं और सही तरीके से लोगों तक पहुंचे। इसलिए मैं मानता हूं कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया ने एक बड़ा दायरा कवर किया है, इस समय ज़्यादा प्रभावशाली है। तो मुझे लगता है और इसके मुझे कई बेनिफिट दिखते हैं। अब देखिए, सेलेक्टिव कहानियां तो आप कहीं भी बता सकते हैं, ठीक, उसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ। जैसे अभी शिवम जी ने कहा कि आप एक पत्रकार की बात करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, तो ऐसी कई कहानियां मैंने तो आपके सामने रख दिया। राजस्थान में यही जब नियम पिछले साल लागू किया तब तो किसी ने नहीं कहा। सुरेंद्र जी, राजस्थान में ये नियम लागू हुआ तो आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ कहा यहाँ पर, और अब क्या प्रॉब्लम हो जाती है? नगमा जी, बड़ा मसला हो जाता है कि जब आप सेकंड उसमें बिल्कुल कुछ समय नहीं देती और हमारे ऊपर 1 मिनट का वो करते। समय तो ज़्यादा शिवम जी ने कहा कि उन्हें नहीं मिला तो वो बोल रहे हैं, अब आप कहते हैं आपको नहीं मिला, तो इसका मतलब किसी को ठीक से आप बताइए, अपनी बात कीजिए। व्यूअर डिसाइड करेगा। वो कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। और इन दिनों मालिक है आप, बाजार के जो चाहिए कीमत हमारी रखिए। मसला ये नहीं है, मसला यहाँ पर ये है। देखिए, शिवम ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि कोई नेगेटिव एड का भी पैसा देता है क्या? देखिए कितना सफाई से झूठ बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप अपना एड दीजिए, हम उसको चला रहे। आप हमें समाचार चलाने की स्वतंत्रता, ट्वीट करने की स्वतंत्रता तो दीजिए। अगर हम आपका एड चलाएंगे तो हमें ट्वीट करने की स्वतंत्रता नहीं है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ तो आप कहेंगे बीच में टोक रही हूँ, क्योंकि हरीश जी ने एक सवाल पूछा, बार बार जब मैं आपसे पूछती हूँ आप जवाब नहीं देते कि राजस्थान में ये हुआ या नहीं, तब कुछ नहीं क्यों कहा? मैं फिर से बताता हूं कि अगर राजस्थान में हुआ है और राजस्थान की अगर पॉलिसी की कोई कमी थी तो भारतीय जनता पार्टी उस समय मुंह में दही जमी हुई थी क्या? भारतीय जनता पार्टी या आप सब लोगों के मुंह में दही जमी हुई थी? आप लोगों ने अगर वो पहले किया तो अब इनके ऊपर क्यों आलोचना कर रहे हैं? नहीं, क्यों आलोचना की बात नहीं है। अगर राजस्थान सरकार की पॉलिसी खराब, हरीश जी कह रहे हैं वो तब भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। नहीं, अगर राजस्थान सरकार की पॉलिसी खराब थी, आप कह रही हैं या हरीश जी कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि अगर उसमें कोई कमी हो तो क्या ना विपक्ष की जिम्मेवारी है कि उस चीज, जैसे हम एज ए विपक्ष उठा रहे हैं ना उत्तर प्रदेश की बात, हम प्रतिद्वंदी है, दुश्मन थोड़ी है। और जो आपने एक बात कही ना, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि इंटरनेशनल जो लोग विरोधी वो, उसके लिए आपको IT एक्ट की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो उनको घुस करके मारिए। नहीं, घुस के मारना एक अलग बात है। आजकल ये जो दायरा जो है इसका कई अलग अलग जगह फैल चुका है और सोशल मीडिया के जरिए एक और प्रोपेगेंडा वॉर भी चलती है। सुरेंद्र जी, देश विरोधी कोई भी एजेंडा अगर बाहर से चल रहा है, अगर कोई एजेंडा इस तरीके का देश के बाहर से चल रहा है, उसके लिए हमें किसी नियम कानून की अपने आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमें ताकत की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, इतना ही वक्त है मेरे पास। मैं ये कह रही हूँ कि इसको काउंटर करने के लिए भी तमाम देशों की पॉलिसी होती है जो मिस इन्फॉर्मेशन है। तो कहना था खुशबू का यहाँ पे कि एक नेशनल लेवल पे भी पॉलिसी आनी चाहिए। आखिरी वक्त आपसे कि आपको शिकायत न रह जाए कि आपने कहा नहीं कुछ, आप बता दें कि इससे क्या फायदा है और ये इस वक्त किस तरह से। सब मान कह रहा हूँ, ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। सच्चाई से बैठे हुए कुछ लोग दूर जो अपने आप को एडिटर लिखते हैं, मोदी नफरत में एक एजेंडा में खबर चलाते हैं, आपके लिए नहीं है। उनको लगता है वो वाकई पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि किसानों पर होना चाहिए पैसा खर्च। अरे भाई, गांव में जो बैठा है वो वीडियो बनाएगा, वो किसान का ही बेटा है। एक अकेले आप ही दुनिया भर के यूट्यूबर नहीं है। मोदी नफरत के यूट्यूब में व्यूज बटोर कर अगर आपको लगता है कि आप पत्रकार हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अगर आप में उनमें तथ्यात्मकता होती तो सरकारें बदल चुकी होती। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, एंड ये सिर्फ प्रदेश के लिए, देश के लिए एक बेहतर चीज है। हम उत्तर प्रदेश की बेहतर चीजें, उत्तर प्रदेश का कल्चर, उत्तर प्रदेश की हर एक वो चीज इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं और हम लेकर जाएंगे। कुछ लोगों को नफरत में घुसे रहिए। बहुत प्रदेश के लिए, देश के लिए एक
के हित में है। हमारी कोशिश ये रही कि इसकी क्या कमियां हैं, क्या आलोचनाएं वो आपके सामने रखें और क्या फ़ायदे हैं वो भी। लेकिन हम लोग में अभी के लिए वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग हमारे साथ शामिल होने के लिए। धन्यवाद।